चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और इसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एन और पाई एन। ठीक है, अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। आपके पास एक मोलर सॉल्यूशन है और एक मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, वन मोलर सॉल्यूशन यानी कि आपको मोलरिटी दे रखी है। ठीक है, और वन मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वन मोल सॉल्यूट is present in 1 liter solution। ठीक है, तो द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन यानी वन मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है वन मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है उसको हम ड्राइव करते हैं, तो हम मान के चलते हैं लेट वी हैव VmL of 1 मोलर सॉल्यूशन। मान के चलते हैं हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है और वो भी कितना है VmL सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन है वो भी कितना VmL। अब देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज K। ठीक है, 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, K होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हो गई K। लेकिन हमारे पास है कितनी ml सॉल्यूशन है, VmL सॉल्यूशन है। VmL सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी K इंटू V, और ये V इन ml। ठीक है, अब देखिए आपको बताया कि मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, मोलैरिटी को मैं n से डिनोट कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट कर दिए, वॉल्यूम v से इनटू में 1000। ठीक है, इससे वॉल्यूम आ जाएगा n अपॉन m इंटू 1000। n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास, दैट इज 1 मोल। तो यहाँ n की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 1 अपॉन m इंटू में 1000, यानी v की वैल्यू हमारे पास आ गई 1000 अपॉन में m। अब v की ये वैल्यू उठाकर हमें यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो k इंटू में v, और v कितना हो गया 1000 अपॉन में m। ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये लैम्डा m के इक्वल होता है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है k इंटू 1000 अपॉन m, वेयर k इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्लियर है, और m क्या कहलाता है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले आपको डाइल्यूशन का मतलब समझ में आना चाहिए। डाइल्यूशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर टू अ सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड कर देंगे उसी चीज को हम बोलेंगे डाइल्यूशन।
अब क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी सॉल्यूशन में आपने वाटर ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, देखिए अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया यानी वाटर ऐड कर दिया, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है। अब क्या रीजन है वो समझते हैं। देखिए जैसे ही आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूशन को बढ़ा दोगे, डाइल्यूशन बढ़ाते ही उस सॉल्यूशन का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसे हम अल्फा कहते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाने से उस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, सभी को पता है कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने पर उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, फाइनली कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नंबर 2, अब हम देखते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड किया तो उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस में क्या चेंज आएगा, तो सेम वही चेंज आएगा जो कि कंडक्टेंस में आ रहा था। अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया उस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है। लैम्डा एम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और यहाँ पर देखो दो केसेस होते हैं। एक केस होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और एक केस होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो चेंज इन लैम्डा एम है, चेंज इन लैम्डा एम इज वेरी स्मॉल। ठीक है, यानी अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप डाइल्यूशन बढ़ा देते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम है उसमें जो चेंज निकल के आता है वो बहुत कम आता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में यही चेंज कैसा होता है, लार्ज। इस चीज को हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। मान के चलिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लैम्डा एन वर्सेस रूट सी, यानी एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं रूट सी। सी का मतलब यहाँ पर क्या, कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन रूट सी ले रहे हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस में लैम्डा एन, लैम्डा एन यानी मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से आता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अगर मैं चलता हूँ तो आप देख रहे हो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जैसे हम चल रहे हैं तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, साथ के साथ जब हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एक्स एक्स में राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जब आप जाओगे तो एक्स एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है, रूट सी की वैल्यू घटेगी। रूट सी की वैल्यू घटने का मतलब, रूट सी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन डिक्रीज। कंसंट्रेशन डिक्रीज का मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ए से बी की तरफ चलोगे तो दो चीजें होंगी। ए से बी की तरफ जब आप मूव करोगे तो डाइल्यूशन तो बढ़ रहा है और लैम्डा एम क्या हो रहा है, वो भी साथ के साथ बढ़ रहा है, यानी डाइल्यूशन के साथ साथ लैम्डा एम भी बढ़ रहा है। उसी तरीके से ये वाला जो ग्राफ है ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ऊपर वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ऊपर वाले ग्राफ में आप देख रहे हो कि यहाँ भी
जो है डाइल्यूशन के साथ, जैसे यहाँ अगेन मैं ए पॉइंट मान लूं और यहाँ पर कोई बी पॉइंट मान लूं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चल रहे हो तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ लैम्डा एम भी चेंज हो रहा है, और ये जो चेंज है वो बहुत स्मॉल निकल के आ रहा है। देखिए ये चेंज जो है ये स्मॉल चेंज निकल के आ रहा है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जो चेंज है वो लार्ज है। ठीक है, तो यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप डाइल्यूशन करते हो तो लैम्डा एम में लार्ज चेंज आता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप डाइल्यूशन करते हो तो लैम्डा एम में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है। वो चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो अब हम पढ़ेंगे इस बात का रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका रीजन समझते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो 100% डिसोसिएटेड होते हैं। क्लियर, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाटर मिला दिया यानी डाइल्यूशन करा दिया, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ के 150% हो जाए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड होते हैं, अगर आप पानी मिला दोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100 से बढ़ के 150 थोड़ी हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप डाइल्यूशन करते हो तो उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में चेंज नहीं आएगा तो नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन नॉट चेंज, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और जब नंबर ऑफ आयंस में चेंज नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं लैम्डा एन में भी नो चेंज या स्मॉल चेंज। क्लियर, अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं बात करता हूं, इसी केस को पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे कि हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान के चलो 60% है, और आपने डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करते ही मान के चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80% हो गया, तो यहाँ अल्फा में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो भी चेंज कैसा हुआ, लार्ज हुआ। लार्ज चेंज हुआ तो नंबर ऑफ आयंस एक साथ बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो लैम्डा एन में भी क्या हो जाएगा, लार्ज चेंज। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम में ज्यादा चेंज इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि वो पहले से ही 100% एसोसिएटेड होते हैं, अल्फा चेंज नहीं हो पाता। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम में लार्ज चेंज इसलिए आता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में वाटर मिलाते ही उनकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन में कंसीडरेबल चेंज आता है। क्लियर है, चलिए अब हम पढ़ते हैं डाइल्यूशन करने पर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो चेंज इन कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर मैं वाटर ऐड करता हूँ, वाटर ऐड करने के बाद उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा। देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी होता है द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यूनिट वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ही क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी बोला जाता है। अब देखिए मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर 250 ml या 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन भरा हुआ। ठीक है, अब मैं इस बीकर के अंदर एक हाइपोथेटिकल ट्यूब मान लेता हूं और इस हाइपोथेटिकल ट्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, अब इस हाइपोथेटिकल
यूनिट वॉल्यूम का जो क्यूब है उसके अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा और उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस भी प्रेजेंट होंगे। मान के चलते हैं यहाँ पर कितने आयन प्रेजेंट थे, 4 आयन यहाँ पर प्रेजेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड कर देता हूँ, वाटर ऐड कर देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ इसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाते क्या होगा, इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आयंस प्रेजेंट थे उनमें से कुछ आयंस इस यूनिट सॉल्यूशन से, यूनिट वॉल्यूम में से बाहर निकल के आएंगे। अब ये यूनिट वॉल्यूम में से ये आयंस बाहर क्यों निकल के आएंगे, क्योंकि जो न्यू वाटर आपने ऐड किया है उसमें डिसॉल्व होने के लिए, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है आयंस का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे ही आपने वाटर ऐड किया तो इस यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस थे उनमें से कुछ आयंस बाहर आएंगे न्यू वाटर में ऐड होने के लिए। मान के चलो पहले 4 आयन थे, 4 में से 2 बाहर चले गए, तो कितने रह गए इस यूनिट वॉल्यूम में, केवल अब 2 आयन ही बचे गए। पहले 4 आयन थे, अब 2। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, इस यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में आपने पानी मिला दिया तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। चलिए एक चीज और मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का एक ग्राफ ड्रॉ किया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो इस तरीके से ग्राफ आया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये ग्राफ एक इक्वेशन को फॉलो करता है, उसको कहते हैं डिवाइड अगर ऑन-सैगर इक्वेशन, ठीक है। और वो इक्वेशन है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा 0 एम माइनस ए रूट, ठीक है। इसमें ये जो लैम्डा एम है ये कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा 0 एम कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अगर सॉल्यूशन के अंदर आपने इनफाइनाइट अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया उसको कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट एम, ठीक है। रूट सी के बारे में सब जानते हैं, इट इज कंसंट्रेशन टर्म, और ए जो है ये क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, क्लियर। अगर मैं इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूं, y इक्वल टू mx प्लस c से, यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ये, तो y एक्सिस पर हमें लैम्डा m लेना है, वो हमने y एक्सिस पे लैम्डा m लिया हुआ है। x एक्सिस पर आपको रूट c लेना है, ये x एक्सिस पर हमने रूट c ले रखा है, ठीक है। c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो y एक्सिस को कहां कट करेगी, उसको डिनोट करता है c, यानी ये लाइन y एक्सिस को जहां कट करेगी वो वहां की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लैम्डा 0 है, ठीक है। और m कहलाता है स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप यहाँ पर जो है वो माइनस a निकल के आ रही है, विच इज स्लोप, यानी जो स्लोप है वो एक नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन इसी तरीके से जो हमने ड्रॉ करी है वो नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से आती है। और इसकी स्लोप क्या होती है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये वाला जो ग्राफ है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है वो एक इक्वेशन को फॉलो करता है, उसको कहते हैं डिवाइड ऑन-सैगर इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।